दोस्तों, मुगल कालीन इतिहास की श्रृंखला के तहत आज हम लोग सूर्यवंश को पढ़ेंगे और उसमें भी शेर शाह सूरी को, जो इस वंश का संस्थापक माना जाता है। 1540 से 1555 ईस्वी तक सूर्यवंश ने शासन किया। दोस्तों, फॉर्म आ चुका है और एग्ज़ाम होते होते नंबर ऑफ पोस्ट 400 प्लस हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि 334 पोस्ट, मैं केवल और केवल आरओ की बात कर रहा हूँ, 334 पोस्ट हैं टोटल। तो यदि 3 महीने खुद को झोंक दिया तो जो आगे का भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है। जो अगली सुबह होगी, इस रात के बाद जो अगली सुबह होगी, वो हमारे जीवन में एक नया सवेरा लेके आएगी, हमारी पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। तो डट के लगे रहिए, खुद को झोंक दीजिए। शेर शाह सूरी से दोस्तों हम इस बात को समझेंगे कि यदि हौसले बुलंद हैं, हौसले मजबूत हैं, तो उम्र मायने नहीं रखती है। उम्र मायने नहीं रखती। दोस्तों, 1472 में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ। कहाँ? नरनौल। और आपको होशियारपुर भी मिलेगा। ये दोनों, नरनौल जो है दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में आता है और होशियारपुर पंजाब में आता है। तो इसी के आसपास का क्षेत्र था। तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नाम मिलेगा। एग्जाम में इन दो में से जो मिल जाए वही कर दीजिएगा। 1472 में दोस्तों जन्मा और मुगल सेना में सेवा दिया। अपने अनुभवों से सीखा, गलतियों से सीखा, क्योंकि दोस्तों स्वीकारोक्ति का साहस आपको पहले भी बता चुका हूँ। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मूल मंत्र हैं। लोग स्वीकारना चाह ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो अपनी गलतियां नहीं खोज पा रहे हैं। यदि खोज भी ले रहे हैं तो उनको स्वीकारते नहीं, क्योंकि वो अहंकार वो स्वीकारने नहीं देता है। अब जब स्वीकारने नहीं देता है तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देंगे कि अरे मैं बीमार पड़ गया, अरे घर से पैसा नहीं आया, अरे वो फलाने टीचर हमको भटका दिए, अरे उस कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ाया। ये सब दुनिया भर के जो है आदमी उदाहरण दे के खुद को बचा लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वीकार करिए, सुधार करिए और लग जाइए। गोल्डन चांस है दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे नहीं पता कि कब वैकेंसी आएगी। पेट वाले भी ध्यान रखें, यहाँ से एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। और आज जो वीडियो आपको दी है अष्टछाप, अष्टदिग्गज और अष्टांगिक मार्ग, ये जो टर्म है इनको ज़रूर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो उस पर जो वीडियो दी है उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से एक प्रश्न ज़रूर मिल सकता है आपको। तो होशियारपुर में जन्मा दोस्तों और मुग़ल सेना में भी सेवाएं दिया और धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और मुग़ल सत्ता को धूल चटा दी इसने। हुमायूं को दिल्ली से ईरान तक खदेड़ा। तो उपाधियां इसकी दोस्तों कौन कौन सी थीं? शेर खां, हजरत आला, सुल्तान उल अदल, याद रखिएगा। मूल नाम इसका जरूर याद रखिएगा, फरीद था। तो दोस्तों, हौसले यदि बुलंद हैं तो उम्र मायने नहीं रखती है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चाहे जितनी उम्र हो गई हो, चाहे जितनी बार असफल हुए हों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कमर कस लीजिए, कुर्सी तोड़, खटिया तोड़ और जी तोड़ पढ़ाई करिए, तब काम बनेगा। शेर खां की उपाधि दोस्तों इसको क्यों दी गई? क्योंकि इसने एक ही तलवार में शेर को मार दिया था। और ये उपाधि दी किसने थी? बहार खान ने दी थी। बहार खान दोस्तों सूबेदार था बिहार का। कैसे याद रखना है? बाहर में ही ई की मात्रा लगा देना तो बिहार हो जाएगा। और ये जो मुगल काल के दौरान जो शाह वंश था, सूर्यवंश था, ज़्यादातर शासक यहीं पर केंद्रित थे। कहाँ पर? बिहार में। अफगान शासक, माफ़ कीजिएगा, ये सब शासक जो हैं बिहार में ही केंद्रित थे। और मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया है, शायद नहीं बताया है तो उसमें भूल में सुधार कर लीजिएगा कि ये जो शेर खां की उपाधि है वो नुसरत शाह ने नहीं, बहार खान ने दी थी। और जो शेर शाह की उपाधि है वो उसने खुद धारण की थी।
तो ये सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों शेर खां ने ये जो है इस पे मंत्र मुग्ध हो गया इसकी वीरता को देखकर बहार खां। उसके बाद इसकी मौत हो गई बहार खां की, और इसकी पत्नी जो विधवा थी दूदू बेगम, उससे इसने विवाह कर लिया। क्योंकि इसका बेटा अवयस्क था, अल्पवयस्क था, इसलिए सारा काम इसके हाथों में आ गया, शेर खां के हाथों में, और इसने निरंतर अपने में सुधार किया और मजबूत किया और अंततः शेर शाह सूरी बन गया। चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। चंदेरी आपको बता ही चुका हूँ, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। 1529 में महमूद लोदी, जो अंतिम दोस्तों लोदी वंश का शासक था, उसकी ओर से लड़ा था। बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर इसने हजरते आला की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये लड़ता तो सबकी ओर से था, लेकिन इसको पता था कि यदि हम अपना पूरा दम लगा देंगे तो ये सब जीत जाएंगे, इसलिए ये कम दम लगा के लड़ता था। तो ये लोग हार ही जाते थे, जिनकी भी मदद करता था ये हार ही जाते थे, क्योंकि ये जान रहा था कि यदि ये निपट जाएंगे तो अगला शासक मैं ही बन जाऊंगा। तो इसलिए पूरे तन मन से ये मदद नहीं करता था। बहुत ही दोस्तों सूझबूझ वाला शासक था। नुसरत शाह को हराया। नुसरत शाह हमने पहली क्लास में ही पढ़ा है, बाबर के इससे अच्छे संबंध थे और इसको हराकर हजरते आला की उपाधि धारण की। 1532 में देवराय या दौहरिया के युद्ध में महमूद लोदी, जो कि अंतिम लोदी था, उसका साथ दिया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को धूल चटाया, स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध में ही दोस्तों इसने मानवता और इंसानियत का परिचय भी दिया था। जहां दोस्तों चंदेरी के युद्ध में देवराय की जो 2 पुत्रियां थीं, बाबर ने उन पुत्रियों को हुमायूं और अस्करी को दे दिया था। वहीं दोस्तों ये जो शेर शाह है, शेर शाह ने जो मारे गए सैनिक थे और जो बेगमें थीं उनको सम्मान उनके घर पहुंचाया था। बच्चों और महिलाओं को सम्मान वापस किया था। तो ये मानवता और इंसानियत का परिचय दिया था इसने। 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध में दिल्ली का सिंहासन इसको मिल गया। पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया और वहाँ पर सेना तैनात की। इसको डर था कि पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र से जो मुग़ल शासक हैं वो हमला कर सकते हैं बिहार पे, इसलिए इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया। बिहार में ही है, याद रखिएगा, और सेना तैनात कर दी। 1543 में रायसीना पर आक्रमण किया। राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला और स्त्रियों ने जौहर कर लिया। इस घटना को इसके चरित्र पर एक कलंक के रूप में इतिहास में देखा जाता है, क्योंकि इसने शर्त के विपरीत कार्य किया। इसको लालच तो था रायसीना का, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, तो इसने पूरनमल के साथ शर्त रखी कि यदि तुम निर्दोष पाए गए तो तुम पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने कहा कि ये हम पे अत्याचार कर रहा है, तो इसको बहाना मिल गया शेर शाह को, और बहाना मिल गया तो इसके लालच को और मजबूती मिल गई और बहाना मिल गया, तो इसने उसको निपटा दिया। तो ये शर्त के विपरीत कार्य किया, क्योंकि पहले ना मारने की शर्त रखी थी। 1544 में मारवाड़ विजय, वहाँ का शासक मालदेव था। मारवाड़ में भी माँ है और मालदेव में भी माँ है। के दौरान जैता और कुप्पा, दोस्तों यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, उनकी वीरता देखकर, मारवाड़ जो शासक थे दोस्तों मालदेव राजपूत शासक थे, और ये जो जैता और कुप्पा थे इनकी वीरता देखकर और उनके शौर्य को देखकर शेर शाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के बदले हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था, ऐसा इसको लगने लगा था। ऐसा इसने इस विजय के बाद कहा था।
बाजरे की बात क्यों गई गई है दोस्तों? क्योंकि राजस्थान की बात हो रही है और राजस्थान मोटे अनाज के लिए जाना जाता है और 2023 में हम लोग मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। अंतिम आक्रमण दोस्तों कालिंजर के किले पर किया 1545 में। महीनों घेरा जो है डाले रखा, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। पूछा जा सकता है कि उस समय शासक कौन था? तो कीरत सिंह, जो कि चंदेल शासक था। कालिंजर का किला है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के बांदा में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। महीनों घेरा डाले रखा, सफलता नहीं मिली। बाद में इसने उस किले की दीवारों को बारूद से उड़ाने का फैसला लिया और एक आग्नेयास्त्र उक्का का इस्तेमाल किया दोस्तों। और कहा जाता है कि उसके पास में ही एक बारूद का ढेर था। ये उक्का जो है इस्तेमाल किया गया और इससे जो गोला निकला वो दीवार से टकराया और उसी बारूद के ढेर में आ गिरा और दोस्तों धमाका हुआ, शेरशाह मारा गया। लेकिन दोस्तों उसने अपने सैनिकों से कह दिया कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक इस किले को जीत लेना है। दोस्तों वो जीवित रहा और शाम तक नतीजा ये हुआ कि सैनिकों ने समा बना दिया और किले को जीत लिया। उसके बाद शेरशाह ने अपने प्राण त्याग दिए। तो मरते दम तक दोस्तों इसने अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया। एक 68 साल का वृद्ध था दोस्तों, 68 साल की उम्र में इसने सिंहासन पकड़ा था। प्रशासन की बात कर लेते हैं। साम्राज्य का निर्माता और प्रशासक के तौर पर इसको अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। उसके जैसे इसने सुधार किए और काफ़ी कुछ जो है सल्तनत काल से सीखा। उस समय के शासकों की जो प्रशासनिक सुधार थे उनसे सीखा। बंगाल जैसे दूरस्थ सूबे को सिकों में बांटकर सिकदार की नियुक्ति की वहाँ पर, क्योंकि इसे पता था कि हमारा नियंत्रण वहाँ पे कम रहेगा, कमज़ोर रहेगा, तो विद्रोह होने की आशंका ज़्यादा थी। इसलिए उसने छोटे छोटे सूबों में इसको बांट दिया और सिकदार की नियुक्ति कर दी। और इसकी निगरानी के लिए अमीर ए बंगाल नामक एक असैन्य अधिकारी की नियुक्ति की, याद रखिएगा। तो यदि पूछ लिया जाए कि अमीर ए बंगाल क्या था, तो नियुक्त सिकदारों की निगरानी करने के लिए एक असैन्य अधिकारी था। केंद्रीकृत शासक था। सारी शक्तियां जो हैं शासक में निहित थीं। मंत्रियों की बात कर लेते हैं। इनको आप सल्तनत काल में भी पढ़ते हैं। दीवाने बजारत जो है दोस्तों आय व्यय और लगान की देखभाल करता था। दीवाने आरिज सेना की रसद, शिक्षा, नियंत्रण जैसे कार्य करता था। याद रखिएगा ये नियुक्ति अपने आप करता था, नए सैनिकों की नियुक्ति अपने आप करता था। बाकी और काम दीवाने आरिज करता था। दीवाने रसालत दोस्तों विदेश मंत्री था और दीवाने इंसा जो है वो सुल्तान के आदेश को लिखने वाला था। भूमि की माप के लिए इसने सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रचलन करवाया। सन आप लोग जानते ही होंगे, सनई जिसको कहते हैं। और गज सिकंदरी गज जो है दोस्तों 39 अंगुल का हुआ करता था। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक प्रथा है, जब हम लोग ट्रैक्टर का डीजल नापते हैं तो लकड़ी डालते हैं, फिर उंगलियाँ लगा के नापते हैं कि इतने अंगुल है, तो उन्हीं उंगलियों को अंगुल कहा जाता है। तो 39 अंगुल का एक सिकंदरी गज हुआ करता था। कर की बात करें, संपूर्ण साम्राज्य से उपज का 1/3 वसूल करता था, लेकिन मुल्तान से उपज का 1/4 लेता था। याद रखिएगा। नकद और फसल दोनों रूपों में लिया जाता था। जरीवाना क्या था दोस्तों? सर्वेक्षण शुल्क, भूमि की पैमाइश करने का शुल्क होता था। तो ये लगान के अतिरिक्त लिया जाने वाला कर था जरीवाना। हम लोग सभी जानते हैं कि जरीब जो है भूमि की पैमाइश करने का एक उपकरण होती है, तो उसी से निकला है जरीवाना। जरीवाना। महासिलाना दोस्तों कर संग्रह का शुल्क। अब कर संग्रह करने की जो प्रक्रिया है उसमें जो कर्मचारी वगैरह लगते हैं उसके लिए भी एक शुल्क लिया जाता था, जिसको महासिलाना कहा जाता था। तो जरीवाना और महासिलाना दोनों को याद रखिएगा। कबूलियत और पट्टा प्रथा की इसने शुरुआत करवाई। दोस्तों किसानों को पट्टे पर ज़मीन दी जाती थी और किसान को एक पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति जतानी होती थी, जिसको कबूलियत कहा जाता था। एक तरह का
एक MOU साइन हो जाता था दोनों के बीच, किसान और शासक के बीच, तो उसी को कबूलियत कहा जाता था। पट्टा क्या था? पट्टा एक भूमि का टुकड़ा था जो दिया जाता था, जिस पर किसान खेती करते थे। न्याय व्यवस्था दोस्तों अत्यंत कठोर थी, बहुत ही कड़े दंड दिया करता था। प्रत्येक बुधवार को खुद ही सुनवाई करता था और उसके कड़े न्याय के कारण उसको सुल्तान उल अदल, मजबूत सुल्तान जिसको कहते हैं, सुल्तान उल अदल या फिर कहीं कहीं आपको सुल्तान अल अदल भी मिलेगा, उसकी उपाधि दी गई थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का इसने अनुसरण किया। ये किसकी प्रथा थी दोस्तों? AD के मतलब अलाउद्दीन खिलजी की ये प्रथा थी, घोड़ा दागने और हुलिया, सैनिकों का हुलिया लिखने की। कौन सा सैनिक कैसा है? घोड़ा दागने, घोड़े पर एक ठप्पा लगा दिया जाता था ताकि पहचान बनी रहे, ताकि विपक्षी या फिर विरोधी जो शासक हैं या दुश्मन हैं वो अपने सैनिकों को ना घुसा दें सेना में। तो घोड़ा दागता था और हुलिया लिखता था और लेखा जोखा भी बना रहता था, भ्रष्टाचार कम रहता था। सड़कों और सरायों का इसने निर्माण करवाया और ये जो सराय होती थी दोस्तों, सराय को एज ए डाक चौकी इसने इस्तेमाल किया। डाक व्यवस्था का प्रचलन जो है करने वाला शेर शाह सूरी पहला शासक था, याद रखिएगा। ये जो सराय थी इनका इस्तेमाल डाक चौकी के रूप में कैसे करता था? यहाँ पर 2 घोड़े रखता था, तो यही 2 घोड़े यहाँ का कर्मचारी डाक ले जाने में इस्तेमाल करता था। अब दोनों एक साथ तो नहीं, एक घोड़ा खाता था, एक ले जाता था। बाई चांस यदि अस्वस्थ है तो दूसरे का इस्तेमाल होता था, तो एक एडवांस में रहता था। तो इसने सरायों ने जो है डाक चौकी का निर्माण डाक चौकी की तरह कार्य किया और सड़कों के इर्द गिर्द इसने वृक्ष भी लगवाए, ये भी याद रखिएगा। सरायों में क्या करते थे? यात्री ठहरते थे, तीर्थ यात्री ठहरते थे। और इसने एक सड़क बनवाई, बंगाल से दिल्ली, लाहौर और पंजाब तक जाती थी, जिसको GT रोड कहा जाता था, जिसको सड़क-ए-आजम के नाम से भी जाना जाता था। सिक्कों की बात करें दोस्तों तो अशरफ, रुपया और दाम 3 प्रकार के सिक्के प्रमुख थे। अशरफ जो है सोने का सिक्का था, रुपया जो है वो चांदी का सिक्का था और दाम जो है वो तांबे का सिक्का था। चांदी और तांबा की विनिमय दर में अनुपात 1:64 था, मतलब एक चांदी का सिक्का जो है 64 तांबे के सिक्कों के बराबर हुआ करता था। ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। सर्वप्रथम शेर शाह ने शुरू किया क्या? चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने शुरू किया, जिसका वजन 180 ग्रेन हुआ करता था। निर्माण कार्य की बात करें दोस्तों, इसने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया। रोहतासगढ़ का किला इसने बिहार में बनवाया, अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ। कन्नौज में शेर सूर नगर बसाया। किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया, याद रखिएगा। कन्नौज को दोस्तों और क्या कहते हैं? महोदया नगर, ये भी याद रखिएगा, महोदया नगर। मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन कवि थे, जिनकी प्रमुख कृतियां थीं दोस्तों, तीनों को रट जाइएगा, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसका मकबरा दोस्तों बिहार के सासाराम में स्थित है, जो हिंदी और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रतीक है, मतलब दोनों प्रकार की शैलियों का इस्तेमाल हुआ है। 2 पुत्र थे इसके, आदिल खां और जलाल खां। आदिल खां इसका दिल आ जाता था तो ये बिलासी था और आलसी भी था, इसलिए इसको जो अमीर थे वहाँ के उन्होंने अयोग्य साबित कर दिया। बचा दूसरा पुत्र जलाल खां, तो इसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन संभाला। बीमार होकर भी दोस्तों इसने हुमायूं को सिंधु नदी से वापस भेज दिया था, वापस लौट गया था। 1555 से पहले दोस्तों एक बार हुमायूं आया था, लेकिन सिंधु नदी से वापस लौटा दिया था। सोचिए, जैसे शेर शाह सूरी हिम्मती था वैसे ही उसका पुत्र भी हिम्मती था। तो इसीलिए इस्लाम शाह को सूरवंश का अंतिम शासक कहा जाता है, अंतिम महान शासक। और इस वंश का अंतिम शासक आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिकंदर शाह सूर था, जिसने
जो सरहिंद के युद्ध में पराजित हो गया, 1555 में हुआ था। हुमायूं ने मुगल सत्ता को पुनः स्थापित कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों हमने शेर शाह सूरी को कंप्लीट कर लिया है। अगली बारी अकबर की है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। इसी कामना के साथ धन्यवाद।